चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास सब। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे थे उनका तो हिसाब किताब भारत ने कर दिया है, लेकिन मसूद अजहर और हाफिज सईद के आतंकी यहां भी हैं। तो आतंकियों को चुन चुन कर मारने का काम चल रहा है। 2 दिन पहले शाहिद अहमद कुट्टी, अदनान शफी डार और एहसानुल हक, ये 3 आतंकी जो हाफिज और मसूद के आतंकी थे, तस्वीर दिखाऊं, इन तीनों को ढेर कर दिया गया है। ये देख रहे हैं, इन तीनों को सेना ने मार गिराया था। ये भी पाकिस्तान की शय पर पल रहे आतंकी थे। आज फिर 3 आतंकियों को ढेर किया गया। अगली 3 तस्वीर देखिए। यावर अहमद भट्ट, आमिर नाजीर वानी और आसिफ अहमद शेख, ये तीनों आतंकी मसूद अजहर के आतंकी थे। जी हां, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए तीनों आतंकी थे। इन तीनों आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर चलाया गया। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, त्राल में यह एनकाउंटर चल रहा है। गोलियों की गूंज आप सुन सकते हैं। यही तीनों आतंकी छुपे हैं। सेना लगातार फायरिंग कर रही है। आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है। उसके बाद ड्रोन भेजा गया। आपको दिखाऊं, ड्रोन में आतंकी दिख रहा है। ये आपको नजर आ रहा है, ये आतंकी ड्रोन में नजर आया। जब ड्रोन कैमरा ऊपर गया तो आतंकी नजर आ रहा था ड्रोन में। आतंकी को आप देख रहे हैं, ये आतंकी ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। ये कंफर्म हो गया कि आतंकी छिपा हुआ और उसके बाद फायरिंग शुरू की। सेना ने आतंकी से कहा हथियार डाल दो। आतंकी हथियार डालने को तैयार नहीं था। ड्रोन में ये देखिए, ये आतंकी नजर आ रहा है ड्रोन कैमरे में। और ये हाथ देखिए, यहां राइफल आपको नजर आ रही। नीचे आप देख रहे हैं रेड एरो, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, हाथ में ये आतंकी राइफल लिए हुए और ये छिपा हुआ था त्राल में। सेना ने पूरी कोशिश की सरेंडर कर दे, लेकिन इसने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद सेना के पास कोई और विकल्प नहीं था ठोकने के अलावा। फिर सेना ने एनकाउंटर में इसे मार गिराया है। सेना के ड्रोन कैमरे में, उसके मॉनिटर में ये आतंकी दिखाई दे रहा है। हाथ में आपको राइफल भी नजर आ रही है और बैठा हुआ है। बता दिया साहब ने भी देख लिया, हमने भेज दिया ना इधर ही। एक के फोटो वो है जो बस स्टैंड के नीचे वो शेड है। अच्छा, पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, इधर-उधर मूवमेंट करके ऑब्जर्व कर रहा है सभी को। बता दिया साहब ने भी ये देखिए, झांक रहा है, देख रहा है सेना कहां है, सेना के जवान कहां है। बस स्टैंड के नीचे। लेकिन सेना ने चौतरफा घेराबंदी कर ली थी। लेकिन सेना का रहम दिल उसके बाद भी देखिए, दुनिया में इकलौती सेना है भारतीय सेना जिसकी मानवता की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस आतंकी के घर को वीडियो कॉल लगाया गया। इसके परिवार से कहा गया इसे मनाइए, इसे समझाइए, सरेंडर कर दे। सुनिए जरा। म्यान बायो कत मोन बोय त्रविमिस दरवाजा लिक म्यान बायो कत मोन बोय त्रविमिस दरवाजा लिक तुल मार है टेंशन
अब आप देख रहे हैं आतंकी एक तरफ स्क्रीन पर दिख रहा है, छोटी स्क्रीन पर उसकी मां दिख रही है। मां बार बार कह रही है बेटा सरेंडर कर दो। कई बार उन्होंने कहा बेटे से सरेंडर कर दो, लेकिन देखिए हाथ में राइफल लिए हुए कह रहा है सेना को आगे आने दो फिर देखूंगा। अब सोचिए ये भारतीय सेना है जो पूरी कोशिश करती है कि इस तरह के आतंकियों को सही रास्ते पर लाया जा सके। मां से बात करवाई, अपील करवाई कि सरेंडर कर दो, मां कह रही है, लेकिन उसके बावजूद आतंकी ने सरेंडर नहीं किया। और देखिए फिर शुरू हुई कार्रवाई, फिर सेना ने एक्शन लेना शुरू किया और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई दोनों तरफ से। तो न सेना की बात मानी और न मां की बात मानी। तो देखिए उसके बाद हश्र क्या हुआ। ये मैं दिखा रहा हूं वही आतंकी जो आतंकी यहां छिपा था, उसके घर को कुछ दिन पहले सेना ने उड़ाया था। यही आतंकी आसिफ जिसका घर पिछले दिनों सेना ने उड़ा दिया था, जो फरार चल रहा था पहलगाम के बाद हिट में इसका नाम था। और यही बार सेना ने इसको घेर लिया था। तो देखिए जरा, सेना ने के सामने जब सरेंडर नहीं किया तो ये हाल हुआ। न माता जी की बात मानी न सेना की। उसके बाद देखिए एक ही अंजाम था, सेना की गोली का शिकार, और उसके बाद आतंकी को सेना ने ढेर कर दिया। तीनों आतंकी सेना के इस ऑपरेशन में ढेर कर दिए गए हैं। और इनके पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए, ये राइफल आपको नजर आ रही है, राइफल के बगल में मैगजीन रखी हुई है, ग्रेनेड रखे हुए हैं, ये सारी चीजें इन आतंकियों से बरामद हुई हैं। और ये मसूद अजहर के आतंकी थे। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को भी इसकी धमक और गोलियों की गूंज सुनाई दे रही होगी कि भारत में उसके आतंकी ठोके जा रहे हैं। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पहले पाकिस्तान में घुस कर मारा, अब बारी कश्मीर के आतंकियों की है। मसूद अजहर और हाफिज सईद के आतंकियों को चुन चुन कर ठोका जा रहा है। ड्रोन और हाईटेक तकनीक से खोजकर सेना आतंकियों को निशाना बना रही है और 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर कर साफ कर दिया कि देश के दुश्मन अब बचेंगे नहीं। Сучао сандагия мяни байо кайтев чусумуан буай. Травим зарвазали. Сучао сандагия мяни байо кайтев чусумуан буай. Травим зарвазали. 14 की हिट लिस्ट के 6 आतंकी मार गिराए गए हैं। अब बाकी 8 की तलाश जोरों पर है। आतंकी और उनके हर मददगार के खात्मे के लिए सेना काल बनकर उतर गई है और ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मन का सफाया करके ही रहेंगे। और आइए अब आपको बताऊं जिन आतंकियों को ठोका गया है वो आतंकी कौन है, मसूद अजहर से उनका क्या ताल्लुक है। घर में घुसकर भी हमने मसूद अजहर के आतंकियों को ठोका और उसके बाद जो देश में कश्मीर में मसूद अजहर के आतंकी वो भी ठोके जा रहे हैं। तीनों आतंकी मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश सरगना मसूद अजहर को झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। पहलगाम हमले के बाद 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई थी। इनमें इन तीनों आतंकियों का नाम शामिल था। पहला नाम आसिफ शेख, इसे आज सेना ने ढेर किया है। टॉप कमांडर है आसिफ शेख, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है आसिफ शेख। पहलगाम के सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी। हमले के बाद आसिफ शेख का घर उड़ाया गया था। आसिफ शेख 18 अप्रैल 2022 से एक्टिव था। दूसरा आतंकी आमिर नजीर वानी, त्राल में मारे गए आतंकियों में यह शामिल था। 26 अप्रैल 2024 में आमिर नजीर एक्टिव था। मरने से पहले इसका आखिरी वीडियो सामने आया और इसमें वो अपनी मां और बहन से बात भी कर रहा है। मां ने कहा इसी से कि सरेंडर कर दो। वो जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो वानी का ही था। तीसरा आतंकी एनकाउंटर में ढेर, तीसरा आतंकी यावर अहमद भट्ट। 26 अगस्त 2024 से यावर अहमद एक्टिव था। जैश ए मोहम्मद के कैटेगरी सी का आतंकी था ये, और तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तो आतंकी कहीं का हो, कोई भी हो,
उसको ढूंढ ढूंढ कर ठोका जा रहा है। आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच थे और खुद उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है, भारतीय सेना की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पाक से सीज फायर पर भारतीय सेना का बयान है। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर जारी रहेगा और सीज फायर अभी भी जारी रहेगा, सेना ने बयान जारी किया है। अब आपको बताऊं कि सीज फायर दोनों देशों के बीच जारी रहेगा, लेकिन खुद तस्वीर दिखाइए, खुद आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे जम्मू कश्मीर में। सेना के बीच पहुंचे थे आर्मी चीफ। इधर एक तरफ आर्मी चीफ सेना के दरमियान थे, सेना के लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि एक लिस्ट सामने आई है और वो लिस्ट 14 आतंकियों की लिस्ट है और वो 14 आतंकी हिट लिस्ट में है। ये आप देख रहे हैं, ये आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 आतंकी आप देख रहे हैं ये इस वक्त हिट लिस्ट में है। और इन 14 आतंकियों में से कई ढेर किए जा चुके हैं, 14 में से 6 मारे जा चुके हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो बचे हैं उनकी तलाश जारी है। आतंकियों को सेना तलाश कर रही है। सेना को आप देख रहे हैं, लगातार मूवमेंट अलग अलग जिलों में हो रहा है जम्मू कश्मीर के। और सर्च ऑपरेशन खुद जो चल रहा है वो मैंने आपको दिखाया कि त्राल में भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है, रियासी में भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है। अभी लगभग 12 आतंकियों, लगभग 12 से 8 आतंकियों को ढूंढा जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये आतंकियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 14 हैं और इन 14 में से 6 जिस पे आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ढेर किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में 6 आतंकी मारे गए। जैश और लश्कर के 6 आतंकियों का सफाया हो गया है। पहलगाम के बाद लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी हुई थी और इनमें से 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस लिस्ट के आतंकी नंबर 2 और 3 मारे गए हैं। हिट लिस्ट के 5 और 6 और 9 और 11वें आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। शोपिया में 2 दिन पहले 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और लश्कर आतंकी शाहिद कुट्टे अदनान शफी को ढेर किया गया था। आतंकी शाहिद कुट्टे शोपिया का ही रहने वाला है। 8 मार्च 2023 को लश्कर में शामिल हो गया था। कई मामलों में सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी। भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद हुआ था। लिस्ट के बाकी 8 आतंकियों की तलाश में सर्च चल रहा है। त्राल से लेकर सामा तक आतंकियों की तलाश हो रही है। यानी लश्कर का आतंकी हो या जैश का, यानी हाफिज का आतंकी हो या मसूद अजहर का, सभी को ठोका जा रहा है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कश्मीर के आईजी क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन इज स्टिल। सुरक्षा बलों को त्राल में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में विशेष जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ और जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब देखिए जरा, क्या ये कश्मीर में एनकाउंटर हो रहे हैं? कश्मीर की तस्वीर दिखाऊं, लाल चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। श्रीनगर में देखिए,
जिस कश्मीर में नारे लग रहे हैं, जिस श्रीनगर में नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान, उसी कश्मीर में जो लश्कर और जैश आतंकी भेज रहे हैं उन्हें ठोका जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पहलगाम हमले के बाद। वहां के लोकल लोगों ने भी समझ लिया है कि हकीकत क्या है और कौन किसका भला और भलाई चाहता है। अगली तस्वीर देखिए, ये लाल चौक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लाल चौक पर आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान को पीटने के बाद जश्न हो रहा। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। और जिस पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ये उस पहलगाम में तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं। जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद 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 आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान। जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। यह कश्मीर जो है यह हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। उन दरिंदों को यह जवाब देते हैं इस रैली से, पहलगाम आप दरिंदों का नहीं है, पहलगाम हिंदुस्तान के हर एक लोकल का, हर एक टूरिस्ट का है। जो जिस स्टेट से आएगा उनके लिए वेलकम है। जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है, जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशत की फैक्ट्रियों को तबाह व बर्बाद किया। हमने दहशतगर्दों को मिटा दिया, उनकी फैक्ट्री को मिटा दिया। भारतीय सेना जो अपने अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती है, इस बार जो उनको धूल चटाई है, अगर सही मांगी औलादे हैं तो कम से कम इनको याद रहना चाहिए। जो उसने हमारा सिंदूर, हमारी बहनों को उजाड़ने की कोशिश की, उसका वो हाल करेंगे कि औरतें ढूंढेंगी मर्द का है जो उनकी मांग में सिंदूर लगाए आके पाकिस्तान में, और वो सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो अगली बार जो नक्शे से पाकिस्तान गुम हो जाएगा। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा होगा। ये 2025 का भारत है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिला, ना छेड़ते हैं, अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ते भी नहीं है। जय हिंद। जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्कर था, ऐसे ही उन्होंने पूरे का पूरा भारत में सुदर्शन चक्कर बना के जितनी भी मिसाइलें आ रही थी सबको काटते जा रहे थे। जो देश की आर्मी है उसने एक बहुत तगड़ा पराक्रम दिखा के सारे वर्ल्ड को बता दिया भी इंडिया किस जगह पर स्टैंड कर रहा है। तो हमें अपने देश पर पूरा गर्व है। तो आपने कश्मीर के लोगों को भी सुन लिया। इस बीच खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है, पोस्ट कर जानकारी दी है। मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। अब आपसी सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानी कार्यवाहक विदेश मंत्री की तालिबान सरकार में वो विदेश मंत्री है, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की। इस बात की जानकारी भारतीय विदेश मंत्री ने दी है। तो सोचिए, इस स्थिति में अफगानिस्तान भी भारत के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आज शाहबाज और मुनीर पहुंचे अपनी हारी हुई सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, झूठा जश्न मना रहे हैं शाहबाज शरीफ। ये देखिए जरा, खुद मुनीर ड्राइवर बन गए थे शाहबाज शरीफ के। मुनीर देखिए गाड़ी चला रहे हैं, शाहबाज बगल में बैठे हैं। शाहबाज को लेकर पहुंचे मुनीर पिटी हुई सेना का हौसला बढ़ाने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद देखिए बगल में सीढ़ी लगाई गई टैंक के, और सीढ़ी लगाकर शाहबाज और मुनीर ऊपर चढ़े टैंक के। मैं 3 दफा फील्ड कर चुका हूँ। गाइस, दुख सबको है, हमें पता है, मगर मैं 3 दफा फील्ड कर चुका हूँ। ये शायद कुछ हमारे, अगर हम हारे हैं, देखो हम हारे हैं, ये हकीकत है। दुख दर्द सबको है। तो सोचिए, पाकिस्तानी सेना को भारत ने मारा
और इतने बुरे हाल हैं कि बलूच लड़ाके भी मार रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बलूचों से कांप गई पाक फौज। बलूच आर्मी ने यह वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी सेना जा रही थी गाड़ी में, उसके बाद देखिए फायरिंग शुरू की। जवान निकल कर भागे अपनी जान बचाने को, लेकिन टारगेट फिक्स थे। सारे जवान ढेर कर दिए गए। दावा है 14 जवान मार दिए गए। देखिए भाग रहा था जवान, इसे भी ठोक दिया बीएलए ने। अब देखिए बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। बलूचिस्तान ने खुद की आजादी की घोषणा कर दी है। बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है। अब आइए आपको बताऊं कि कैसे बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का दावा है। बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर लिखा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने आजादी की घोषणा की है। बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है। बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से मानवाधिकार हनन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस लोगों पर हमले करती है। यहां विदेशी मीडिया की पहुंच भी सीमित है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए बीएलए लड़ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी का मकसद बलूचिस्तान की आजादी है और बीएलए का दावा है कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है। बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए। बीएलए, पाक सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता है। मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और दुनिया से अपील की है कि बलूचों को पाकिस्तान के लोग ना कहें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पीओके पर मीर यार ने भारत के रुख का समर्थन किया है। पाक पर इस इलाके को खाली करने का दबाव बनाना चाहिए, यह कहना है बीएलए का। अब आपको बताऊं, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान कितना बड़ा रह जाएगा। देखिए जरा, अगर यह स्थिति बनी तो क्या करेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान के अलग होने से पाक को बड़ा नुकसान होगा। ये मैप आप देख रहे हैं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान आप देख रहे हैं। जो लाल हिस्सा है वो अलग हो जाएगा तो कितना बड़ा पाकिस्तान बचेगा। विशाल क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधन से भरा इलाका है बलूचिस्तान। रणनीतिक महत्व के लिए यह बेहद खास है। यह प्रांत पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,47,190 वर्ग किलोमीटर का है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% बलूचिस्तान पर है। इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। बलूचिस्तान की राजधानी है कोयटा। यहां की भाषा बलूच या बलूची है। पाकिस्तान का कुल एरिया 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बलूचिस्तान के अलग होने पर 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर ही बचेगा। भारत के राजस्थान के क्षेत्रफल ही करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। यानी अगर बलूचिस्तान निकल गया तो पाकिस्तान हमारे राज्य राजस्थान जितना बड़ा रह जाएगा। सुनिए जरा बलूच नेता क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हमें भाई नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े भाई के तौर पर। मैं जानता हूं कि कोई भी राष्ट्र कोई चैरिटी संस्था नहीं है, भारत भी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं।
फिर भी जब मैं माँ भारती कहता हूँ तो पूरे दिल से कहता हूँ। वो उतनी ही मेरी माँ है जितनी आपकी है। मैं बस आपसे इतना अनुरोध करता हूँ कि आप बलूचिस्तान के संसाधनों पर ध्यान दें। भारत के उद्योगपति, खासकर जो मुंबई में रहते हैं, वो बलूचिस्तान के साथ व्यापार के बारे में सोचें। हमारे पास खनिज हैं, दुर्लभ खनिज हैं। मैं इसे भारत के भाई बहनों के साथ साझा करना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। तो सोचिए जरा, बलूच जो है वो खिलाफ खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाक सेना के साथ आतंकी खड़े हो गए आकर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक सेना की पिटाई के बाद पाकिस्तान में बड़ी रैली हुई है और दावा है कि यह आतंकी संगठन की रैली थी जो पाक सेना के समर्थन में हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आतंकी पाक सेना के साथ थे। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की सेना को जवाब दिया। खुद रक्षा मंत्री पहुंचे थे, आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में थे और देखिए राजनाथ सिंह खड़े हैं बीच में, उनके बगल में मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला देख रहे हैं। पीछे देखिए क्या लगा, पीछे आप देखिए MiG-29 खड़ा हुआ है, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है और दूसरी तरफ MiG-29 है। यह इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि यहां हमने नुकसान पहुंचाया है। यह तस्वीर पाकिस्तान और उन झूठ फैलाने वालों को भी जवाब है जो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे थे। देखिए जरा, जहां राजनाथ सिंह पहुंचे हैं वहां सब कुछ सुरक्षित और पूरी तरह से सही सलामत है। यह तस्वीर खुद ये बता रही है। अब आपको दिखाऊं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को पटकनी दी है। ये एयर डिफेंस सिस्टम भी आप देख रहे थे। पाकिस्तान ने जो हथियार दागे थे उन्हें हमने गिरा दिया है। उसके टुकड़े आप देख रहे हैं, वो सब राजनाथ सिंह को दिखाए गए। और ये सब कैसे हुआ? दरअसल भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिर्फ तबाह नहीं किए थे, बल्कि एयर डिफेंस और उनके रडार जो थे, भारत ने उन्हें जाम भी कर दिया था। जी हां, उनके रडार काम नहीं कर रहे थे और 23 मिनट तक काम नहीं किए। जब 23 मिनट पाकिस्तान के रडार काम नहीं किए तब भारत ने उन पर हमला किया। अब ये कैसे संभव हुआ? तो पाकिस्तानी रडार और डिफेंस सिस्टम सब फेल हो गए। पाकिस्तान में घुसकर भारत के हमले को लेकर यह खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत ने पाक के रक्षा कवच को जाम कर दिया था। 23 मिनट तक पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह जाम रहा। पाक में एयर डिफेंस सिस्टम लगा था पर कोई काम नहीं कर रहा था। यानी इस दौरान ना उसे भारत के हवाई हमले की जानकारी मिल पा रही थी और ना वो भारत के मिसाइल या हमले को रोक पाने की हालत में था। इन्हीं 23 मिनट में भारत ने पाक और पीओके के 9 अड्डों पर हमले किए और पाकिस्तान में घुसकर 100 आतंकियों का खात्मा कर दिया। दरअसल पाकिस्तान को चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा था और दावा करता था कि भारत की ओर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसने करोड़ों रुपए में चीन से HQ-9 डिफेंस सिस्टम खरीदा था। दावा था कि 150 किलोमीटर तक के खतरे को ट्रैक कर लेगा। HQ-9 डिफेंस सिस्टम एक साथ 8 से 10 टारगेट तबाह कर सकता था, लेकिन भारत ने खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। मतलब खास तकनीक से दुश्मन के रडार और डिफेंस को भारत ने जाम कर दिया। मतलब पाकिस्तान में लगे चीन के डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। इसलिए पाकिस्तान इतना बौखलाया कि भारत पर ड्रोन से हमला किया। 26 शहरों को भारत के निशाना बनाया, जम्मू, पंजाब और राजस्थान। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में फिर उसके एयर डिफेंस को तबाह किया और हवाई हमले में लाहौर के पास HQ-9 डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचाया था और फिर 11 एयरबेस पर भारत ने हमले किए और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे खुद वहां, तो सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर
वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में ना होने दे। आइए अब आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान के वो बम, पाकिस्तान के हमने बम कैसे डिफ्यूज किए, ये आपको दिखाया कैसे पाकिस्तान के बम हमने डिफेंस सिस्टम से गिरा दिए। लेकिन सोचिए ऐसे ऐसे बम थे जो फटे भी नहीं, जो भारत को डिफ्यूज करने पड़ रहे हैं, ये वो बम है। पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया। भारत ने जवाब दे दिया, लेकिन दुनिया के लिए पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं इस वक्त वो चिंता का विषय है कि एक मुल्क जो आतंकी मुल्क है उसके पास परमाणु है, लेकिन उसके परमाणु बम कहां है इसका ठिकाना पता चल गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया था कि दरअसल किराना हिल्स जो है पाकिस्तान में, ये है किराना हिल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ी है और यहां पर पाकिस्तान ने लगभग 30 से 40 इमारतों के निर्माण कर रखे हैं। यहां आप निर्माण देख रहे हैं। दावा यह है कि ये जो निर्माण स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये पीछे भी आपको नजर आ रहे हैं, यहां पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम छिपा रखे हैं। बाकायदा वो परमाणु बम लॉन्चर्स और ट्रक्स पर होते हैं और इसलिए रखे गए हैं जिससे जब मौका लगे तो सीधे उन्हें बाहर निकाला जाए और दागा जा सके। अब इसकी जानकारी दुनिया को मिल चुकी है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान ने परमाणु बम रखे। कैसे मिली, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। दावा किया गया कि भारत ने 2 जगह हिट किया था, हिट 1 और हिट 2। इन दोनों जगह पाकिस्तान के परमाणु थे, लेकिन अकेले किराना हिल वो जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, किराना हिल्स के अलावा जितनी जगह है जहां पाकिस्तान ने परमाणु छिपा रखे हैं, उन जगहों का खुलासा हो चुका है। यानी पाकिस्तान को डर इस बात का है कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि उसके परमाणु कहां हैं, क्योंकि सभी देश पूरी कोशिश करते हैं कि उनके परमाणु ठिकाने का खुलासा ना होने पाए। लेकिन देखिए पाकिस्तान के परमाणु कहां कहां होने का दावा है। किराना हिल्स देख रहे हैं सरगोदा में, पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से 20 किलोमीटर दूर है किराना हिल्स। पाक का खुफिया परमाणु और मिसाइल अड्डा है ये। भारत के मिसाइल से यहां नुकसान की खबर थी। यहां जमीन के अंदर बंकर नुमा कई बिल्डिंग बनी है। कहा जाता है ट्रक जैसे लॉन्चर से में मिसाइलें रखी हैं। निर्देश मिलते ही मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी रहती है और पाकिस्तान इस अड्डे को दुनिया से छिपाता रहा है। भारत के हमले के बाद दुनिया की नजर में आ गया अभी ये। दूसरी जगह कौन सी है जहां पाकिस्तान ने परमाणु रखे हैं? दावा है गुजरांवाला पंजाब। भारत बॉर्डर से यह 60 किलोमीटर दूर है और यहां 30 किलोमीटर का विशाल खुफिया बेस बना रखा है। पाकिस्तान कई मिसाइल और परमाणु हथियार यहां रखता है। दुनिया से बचने के लिए ज्यादातर रात में तैयारी करता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में खास इस तरह के ट्रक देखे गए थे। दावा है कि गुजरांवाला में कई मिसाइल ट्रक, लॉन्चर ट्रक मौजूद हैं। तीसरी जगह है आको मिलिट्री बेस सिंध। पाकिस्तान के काफी परमाणु हथियार यहां हो सकते हैं। यह जगह पाक के सुकूर एयरबेस से ज्यादा दूर नहीं है। सुकूर एयरबेस पर भारत ने हमला कर नुकसान पहुंचाया और आको मिलिट्री बेस भारत से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है, यानी यह जगह भी भारत के रडार से ज्यादा दूर नहीं है। देखिए चौथी जगह है खुजदार, यह बलूचिस्तान में। यहां पाकिस्तान ने खास अंडरग्राउंड हथियार गोदाम बना रखा है। दावा है कि शाहीन मिसाइल लॉन्चर का बेस यह हो सकता है बलूचिस्तान में। भारत के बॉर्डर से यह जगह 300 किलोमीटर दूरी पर है। पाक के कई परमाणु बम भी यहां छिपाने का दावा है। पानो अकिल पाक सेना का अहम मिलिट्री बेस है। यह जो सिंध में है, यह जगह भारत की सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने यहां कई खतरनाक मिसाइलें रखी हैं और दुनिया की नजरों से बचने के लिए एयरबेस, शूटिंग रेंज यहां बना दिए हैं। तो पाकिस्तान के परमाणु के बारे में दुनिया को पता चल चुका है और आज रक्षा मंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। सुनिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान
द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु पर निगरानी रखी जानी चाहिए। खबर इस बीच बड़ी आ रही है, इजरायली सेना के DG ने रक्षा सचिव से बात की है, भारत को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन इजराइल ने कहा है, रक्षा और सामरिक सहयोग को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान के परमाणु पर IAEA नजर रखे। दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत को पता है कि पड़ोस में एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तो अपनी तैयारी खुद रखनी है। ये अग्नि मिसाइल आप देख रहे हैं, भारत अब अग्नि 5 तो भारत के पास है, भारत अग्नि 6 बनाने जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यह है अग्नि 6 का मॉडल। अग्नि 6 के परीक्षण की भी तैयारी है। लगभग अग्नि 6 कैसी होगी, क्या खास होगा अग्नि 5 के मुकाबले, यह मैं आपको बताऊं। अग्नि 6 जो तैयार की जा रही है, जल्द ही इसका परीक्षण भी किया जाएगा। यह है अग्नि 6। पाकिस्तान की हार से दुनिया में भारत पर चर्चा शुरू हो गई है और यह चर्चा भारत में बने स्वदेशी हथियारों की ताकत पर हो रही है और इसमें सबसे पहला नंबर भारत की अग्नि 6 मिसाइल का है। यह भारत में बनाई गई अग्नि मिसाइल सीरीज का 7वां वेरिएंट है। इसे विकसित DRDO कर रहा है और यह अब अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि जल्द ही अग्नि 6 सेना को मिल सकती है और यह अमेरिका, यूरोप, एशिया तक पहुंचने में सक्षम होगी। इसकी मारक क्षमता 8000 से 12000 किलोमीटर तक होगी और इस मिसाइल में अपने साथ कई वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता होगी। एक ही अग्नि 6 मिसाइल 10 टारगेट को उड़ाने में सक्षम है और इस मिसाइल में हथियारों का वजन रेंज के मुताबिक तय किया जाएगा। इससे इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी घातक हो जाएगी। अग्नि 5 मिसाइल से देश की रणनीतिक ताकत और मजबूत हुई है और 6 से और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी बात यह है कि भारत ने अब तक अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। भारत ने सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद आपने हाल देख लिया कि ब्रह्मोस के इस्तेमाल से पाकिस्तान कैसे सरेंडर कर चुका है। अभी अग्नि तो बहुत दूर की बात है, अग्नि में परमाणु बम ले जाने की भी ताकत है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ऐसा पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ। इट विल बी कंसिडर्ड एज ए केस स्टडी। और फिर जो हमारी उभरती हुई ताकत है, एयर में हो, मिसाइल्स में हो, ग्राउंड में हो, एयरक्राफ्ट कैरियर में हो, वो अद्वितीय है, अनपैरेलल है। मैं अग्नि 6 का उदाहरण देता हूँ। अग्नि 6 मिसाइल जो अग्नि 5 केवल 5000 किलोमीटर रेंज वाली थी, इसका रेंज दुगने से भी ज्यादा, करीब 12000 किलोमीटर तक। MIRV टेक्निक से यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक लॉन्च में, एक मिसाइल में 10 वॉरहेड, 10 अलग अलग टारगेट, यानी पाकिस्तान के ऊपर अगर लॉन्च की गई तो 10 शहरों में एक साथ अटैक। ऐसी कैपेबिलिटी हिंदुस्तान ने पैदा की है और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का मुकाबला आसपास के किसी भी देश से नहीं होगा। अब आपको बताऊं वो अग्नि कौन कौन सी भारत ने तैयार की हैं, जो अग्नि मिसाइल है। अग्नि मिसाइल ग्राफिक्स लीजिए प्लीज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है अग्नि मिसाइल। अब ये 6 अग्नि मिसाइल आपके पास आ गई हैं। 5 भारत बना चुका है, 1 टेस्ट करेगा। अग्नि 1 आप देख रहे हैं। सबसे पहले अग्नि 1 की रेंज है 900 से 1200 किलोमीटर। अग्नि प्राइम आप देख रहे हैं। अग्नि प्राइम की रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। अग्नि 2 देखिए जरा, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर से ज्यादा की। अग्नि 3 आप देख रहे हैं, इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है। अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और अग्नि 6 बताया जा रहा है 12000 किलोमीटर होगी। इसका जो विकास है यह अंतिम चरण में है। तो भारत अपनी सैन्य ताकत खुद मजबूत कर रहा है
और लेकिन दुनिया भर में जंग के बीच देखिए हथियारों की डील कैसे हो रही है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे सऊदी अरब, 50 लाख करोड़ की डील हुई है, 50 लाख करोड़ की, इसमें हथियार भी शामिल है। सऊदी अरब हथियार खरीदेगा अमेरिका से। अगली तस्वीर देखिए जरा, सऊदी अरब के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे कतर, अल थानी से मिले, उन्होंने उनका स्वागत किया। अल थानी 100 लाख करोड़ के हथियार खरीदने वाले हैं अमेरिका से, दूसरा मुस्लिम देश। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएई पहुंचे, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई भी उनसे बड़ी डील कर रहा है। अब सवाल यह है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क देखिए कैसे हथियार खरीद रहे हैं। दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू हुई यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग हुई उससे, उसके बाद हमास और इजराइल के बीच जंग हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच उसी तरह की स्थिति बनी है। तो सबसे पहले देखिए सऊदी अरब हथियारों की डील कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब में सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। दोनों में 142 बिलियन डॉलर यानी 12 लाख करोड़ का सौदा हुआ है। सऊदी अरब को अमेरिका से C-130 ट्रांसपोर्ट विमान मिलेंगे, अमेरिकी मिसाइल मिलेगी, रडार सिस्टम और एडवांस हथियार भी मिलेंगे। सऊदी ने अमेरिका से 50 लाख करोड़ की डील का ऐलान किया है और 12 लाख करोड़ की डील उस ऐलान का पहला हिस्सा है। दुनिया के तेल भंडार का 20% हिस्सा सऊदी अरब के पास है और इसका सबसे बड़ा खरीदार खुद अमेरिका ही है। सऊदी अरब से अमेरिका की यह डील ईरान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को कह दिया है वो तय करे युद्ध चाहता है या फिर शांति चाहता है। अगली बड़ी डील हथियारों की देखिए कतर से हुई है। ट्रंप ने कतर से डील कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रंप और कतर के बीच हुई है 100 लाख करोड़ की डील। कतर अमेरिकी कंपनी बोइंग से 210 विमान खरीदेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। अमेरिका से $2 अरब के MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। कतर करोड़ों के दूसरे सैन्य उपकरण भी खरीदेगा। वहीं अमेरिका कतर से तेल और गैस खरीदेगा। अगली डील देखिए यूएई ने की है। अमेरिका और यूएई के बीच भी अरबों की डील हो गई है। अमेरिका यूएई को $104 बिलियन के हथियार देगा। यूएई अमेरिका से 6 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगा। F-16 फाइटर जेट्स और उसके पार्ट्स पर डील हुई है। AI टेक्नोलॉजी और माइक्रोचिप को लेकर भी समझौता हुआ है। ये बड़े बड़े हथियारों की डील हो रही है। यह बता रहा है कि अमेरिका दरअसल इन सब के बीच सिर्फ धंधा कर रहा है, बिजनेस, और अपने हथियार बेच रहा है लाखों करोड़ रुपए के। तस्वीर में आपको दिखाऊं, जब हथियारों की डील हो रही है तो तोहफों का आदान प्रदान भी हो रहा है। ये जो तोहफा आप देख रहे हैं ये कतर ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट। ये गिफ्ट देख रहे हैं, ये जो प्लेन है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये प्लेन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और ये दुनिया का सबसे महंगा तोहफा है, दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट है जो कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आइए इसकी खासियत बताऊं, लगभग 3500 करोड़ का यह प्लेन है जो कतर ने तोहफे में दिया है ट्रंप को। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को यह सबसे महंगा तोहफा दे दिया है। 3400 करोड़ का बोइंग प्लेन ट्रंप को गिफ्ट किया है। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला यह सबसे महंगा गिफ्ट है। 7478 जंबो जेट को बोइंग कंपनी ने बनाया है। 747 सीरीज का सबसे बड़ा विमान है और प्लेन की स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हवा में तैरता हुआ एक महल है अपने आप में। इसमें एक आलीशान मास्टर बेडरूम है और एक गेस्ट रूम है, 2 बड़े बाथरूम है। विमान के अंदर 5 छोटे छोटे किचन है, 9 छोटे टॉयलेट है। अंदर इसके अंदर एक प्राइवेट ऑफिस भी बना हुआ है जिसमें आराम से काम निपटाए जा सकते हैं। साथ ही 40 टीवी के साथ 10 बड़े टीवी स्क्रीन भी हैं। हाईटेक स्क्रीन, हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम लगे हुए हैं, ग्लास कॉकपिट नेविगेशन सिस्टम लगा है इसके अंदर। एक साथ कुल 90 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। गिफ्ट को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, ये मुझे नहीं, अमेरिका की वायुसेना को गिफ्ट दिया जा रहा है। अमेरिका ने सालों से कतर की सुरक्षा की है और उसी के लिए कतर ने अमेरिका को उपहार दिया है। माना जा रहा है ट्रंप इसका निजी तौर पर उपयोग कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कड़े सुरक्षा और तकनीकी मानक तय हैं और तकनीकी सुरक्षा सुधारों के बाद ही इस प्लेन का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक व्यापार करने मुस्लिम देश गए हों, लाखों करोड़ के 150 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार बेच दिए, लेकिन उनका स्वागत देखिए जरा कैसे हुआ है।
ट्रंप अरब देश पहुंचे तो उनका पहले हवा में जोरदार स्वागत हुआ। देखिए जरा, हवा में ट्रंप का विमान एयरफोर्स 1 और अगल बगल आप देख रहे हैं अरब देशों के फाइटर प्लेन चल रहे हैं। सऊदी अरब और कतर दोनों जगह पहुंचते ही आसमान में एस्कॉर्ट कर उनका वेलकम किया गया। कभी अरब देश और अमेरिका में कड़ी अदावत हुआ करती थी, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आपदा में भी अवसर खोज लिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने पहला विदेशी दौरा मिडिल ईस्ट का किया। सबसे पहले ट्रंप पहुंचे दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब। सऊदी अरब में ट्रंप का शानदार रेड कारपेट वेलकम हुआ। ट्रंप को एयरपोर्ट पर रिसीव करने और छोड़ने खुद प्रिंस बिन सलमान आए थे। पूरी दुनिया ट्रंप के अरब दौरे और सबसे बड़ी डील की जानकारी पूरी दुनिया को थी, लेकिन ट्रंप का ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान किसी ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। प्रिंस सलमान ने ट्रंप को शाही दावत दी। उनके सम्मान में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। सऊदी अरब के बाद ट्रंप पहुंचे दूसरे अरब मुल्क कतर। कतर तो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में मानो पलके बिछाए बैठा था। जमीन से आसमान तक में ट्रंप से दोस्ती के पोस्टर और सिग्नल चमक रहे थे। और जब ट्रंप का काफिला कतर की सड़कों से गुजरा तो दुनिया ने भी देखा कि सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति का रुतबा क्या होता है। कतर में किसी राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा स्वागत शायद पहले कभी नहीं हुआ। दोहा पैलेस के लिए ट्रंप का काफिला निकला तो खास बैंड से उनका स्वागत किया गया और फिर महल पहुंचने पर स्वागत में खड़े थे कतर के अमीर शेख अल थानी। अल थानी ने गर्मजोशी से ट्रंप का स्वागत किया और डील के साथ शानदार डिनर का इंतजाम किया। किसी वर्ल्ड लीडर के अरब दौरे की इतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन यह अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा था, वो भी सालों बाद। सऊदी अरब और कतर के बाद ट्रंप यूएई पहुंचे तो बुर्ज खलीफा भी उनके स्वागत में रंग गया। यूएई के खलीफा बिन जायद अल नहयान ने खास अंदाज में ट्रंप का स्वागत किया और कहा कि अमेरिका और यूएई की दोस्ती का एक नया अध्याय है। और ट्रंप जिस वक्त कतर में थे तो कतर में उन्होंने एयरबेस भी अमेरिका का है, तो कतर के एयरबेस पर पहुंचे। आप देख रहे हैं पीछे अमेरिकी सेना आप देख रहे हैं, तो कतर में जो एयरबेस है ट्रंप वहां पहुंचे, अपनी सेना को उन्होंने मुखातिब किया वहां पहुंचने के बाद। और उसके बाद ट्रंप ने एक बड़ी बात की जो अब तक बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया है। भारत पाक सीजफायर पर ट्रंप पलट गए। सीजफायर के 5 दिन बाद ट्रंप ने अपना बयान बदला है। ट्रंप ने कहा मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई है। ट्रंप से भारत पाक सीजफायर पर सवाल किया गया था। ट्रंप ने कहा मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया है, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाक के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हो सकता था। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागना शुरू कर दिया। 10 मई को अचानक ट्रंप ने एक पोस्ट किया था, आपको याद होगा, जिसमें भारत पाकिस्तान सीजफायर का ऐलान किया ट्रंप ने। उन्होंने कहा मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमत हो गए। दोनों देशों को समझदारी दिखाने के लिए बधाई। इसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि हमने भारत पाक के बीच वाली परमाणु जंग रोक दी है। हालांकि भारत ने ट्रंप के बयान को उसी वक्त खारिज कर दिया था। तीसरे देश की मध्यस्थता की बात से भारत ने साफ इनकार किया था। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत को पहले फोन किया था और पाकिस्तान ने पहले सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था। सुनिए जरा, ट्रंप ने आज इस तस्वीर को साफ कर दिया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ मैंने उसे सेटल करने में मदद की। भारत पाकिस्तान के बीच और भी भयावह हमले हो सकते थे। दोनों देशों ने अचानक मिसाइल दागनी शुरू कर दी, लेकिन हमने सब सेटल कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पलट गए। आज दिन में खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा था कि भारत में कंपनी मत खोलो। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा भारत में निवेश के प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत में आईफोन 17 पीआरओ का उत्पादन बढ़ाएंगे। ट्रंप ने एप्पल पर दबाव बनाया था कि भारत में काम शुरू मत करो, अपनी कंपनी मत लगाओ, लेकिन अब एप्पल ने उनकी बात को ठुकरा दिया है। अब एक बात और साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि मध्यस्थता उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो लोग, वो चेहरे सामने आ चुके हैं
जो दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को कर रहे थे एर्दोगन। तस्वीर साफ हो गई है। अब तुर्की का जो विरोध है भारत में वो और बढ़ गया है। तस्वीर अगली दिखाऊं। आज खुद लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 तुर्की मुर्दाबाद, 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 तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है सेलेबी। दरअसल भारत ने कुछ एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी तुर्की की कंपनी को दी थी और उससे जुड़ी कुछ जानकारी जो मिली है वो ये कि अब इन कंपनियों पर एक्शन ले लिया है भारत ने। क्या गड़बड़ी पाई है ये मैं आपको बताऊं। और तुर्की पर चौतरफा एक्शन हुआ है, अलग अलग जगहों से खबरें मिली। दरअसल सबसे पहले देखिए, तुर्की की कंपनी पर एक्शन हुआ। केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनी को लेकर फैसला लिया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है। तुर्की की कंपनी 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद करना, सामान का रखरखाव देखना, विमानों के संचालन में मदद करना जैसे काम यह कंपनी करती है। 9 एयरपोर्ट्स पर कंपनी सुरक्षा का काम भी देखती है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं। कंपनी भारत में सालाना 58,000 उड़ानों को मैनेज करती है और जंग में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का देश में विरोध हो रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तुर्की की कंपनी पर एक्शन लिया है। दूसरा एक्शन, सिने वर्कर्स एसोसिएशन की अपील है। तुर्की के कलाकारों का वीजा रद्द करने की मांग की गई है। कलाकार या डायरेक्टर तुर्की में फिल्म की शूटिंग न करें, अजरबैजान में भी फिल्म या सीरियल की शूटिंग न करें। तुर्की के साथ एमओयू कैंसिल हो गए। जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से करार तोड़ दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी एमओयू कैंसिल कर दिया है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ करार कैंसिल कर दिया है। और लखनऊ के में तुर्की की ज्वेलरी का बहिष्कार हुआ है। दुकानदार खुद ज्वेलरी को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, ग्राहक भी तुर्की की ज्वेलरी का विरोध कर रहे हैं। अब लोगों को सुनिए जरा, लोग तुर्की पर क्या कह रहे हैं। को तो बिल्कुल अपने देश से ही बाइकाट कर दें, उससे कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए तुर्की से। ने आतंकवाद का सपोर्ट किया है, हाँ, तो पूरा 100% बाइकाट करना चाहिए उसका। उनको जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है पाकिस्तान का साथ देके, इसलिए हम इसको बाइकाट करते हैं। और हमारी सरकार अपना इंडिया सरकार जो इसको बाइकाट कर रही है, इनके साथ हमारा पूरा समर्थन है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब तुर्की का कोई सामान मंगाएंगे ना उसको बेचेंगे। हमारी कोई पर्सनल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तुर्की के साथ एज ए इंडिया, लेकिन जो उसने उसका सपोर्ट किया है वो किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है। जब 8 मई 7 तारीख को जब ये हुआ, टर्की ने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाई तो हमने उतरवा दिया पूरा माल। अब हम कश्मीरी बेच रहे हैं। तुर्की से नहीं, हर उस देश से करना चाहते हैं जो किसी देश के लिए षड्यंत्र रचता है और जिसी देश के लिए घातक होता है। ये मांग की है कि इनका एग्रीमेंट आप रद्द करो, क्योंकि टर्की पैसा मुंबई में कमाती है और पाकिस्तान को मदद करती है, ये हम चलने देंगे नहीं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी। जी हां, 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागने की खबर मिल रही है। पाक के 11 एयरबेस पर यह मिसाइलें दागी गई थी। 9 से 10 मई की रात को मिसाइलें दागी गई थी और जवाबी हमले में भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी। पहली बार इस बात का खुलासा हो रहा है कि भारत ने कितनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी। 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागने का खुलासा हुआ है और 11 एयरबेस पर भी यह मिसाइलें दागी गई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, महामहिम के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल। पिछले दिनों खबर आई थी, आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राज्यपाल तक या राष्ट्रपति तक जो भी बिल विधेयक जा रहा है पास होने के बाद, उस पर हस्ताक्षर की समय सीमा तय होनी चाहिए। इसके बाद बवाल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को बता सकता है। अब राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन बनाने पर सवाल उठे और उपराष्ट्रपति के बाद अब राष्ट्रपति ने सवाल उठाए। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार विवाद में फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा।
राष्ट्रपति को इस पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी का कारण बताना होगा। अब इसी फैसले पर राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? पहला सवाल, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चैलेंज दिया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती उसे दी जा सकती है? इस तरह के 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछे हैं। आइए अब बात आज के सूत्र की है। धैर्य और सहनशीलता ऐसे गुण हैं जो हमें कई परेशानियों से बचाते हैं और जिंदगी में कामयाबी दिलाते हैं। कामयाबी का यह सूत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया था। स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्रनाथ का जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ। वो बचपन से पढ़ने में बहुत तेज और हिम्मत वाले थे। वो एक बार जो चीज गौर से देख या पढ़ लेते थे उसे याद कर लेते थे। बड़ी बड़ी किताबें स्वामी विवेकानंद कुछ घंटे में ही पढ़ लेते थे। 150 साल पहले जब भारत में कम ही लोग कॉलेज जा पाते थे तब विवेकानंद ने बड़े बड़े संस्थानों से कई डिग्रियां ली और उन्हें कहीं भी आराम से अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने अध्यात्म और समाज सुधार की राह चुनी। अपनी जिंदगी और प्रवचन से उन्होंने समाज को कई सूत्र दिए। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तभी 2 अंग्रेज फर्स्ट क्लास में एक साधु को देखकर हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ये हमारी भाषा यानी अंग्रेजी तो समझ नहीं पाएंगे। दोनों अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद की बुराई करने लगे। दोनों ये तक कहने लगे कि साधु धरती पर बोझ की तरह है और दूसरों के पैसों से ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। स्वामी जी अंग्रेजी जानते थे लेकिन चुपचाप पूरी बात सुनते रहे। थोड़ी देर बाद डिब्बे में टीसी आया तो स्वामी जी ने उनसे अंग्रेजी में बात की। ये देखकर दोनों अंग्रेज हैरान हो गए और स्वामी जी से माफी मांगी। उन्होंने पूछा, आप अंग्रेजी जानते थे, फिर आपने अपनी बुराई भी चुपचाप क्यों सुनी? विवेकानंद बोले, आप जैसों की आलोचना से मेरी सहन शक्ति निखरती है। बुराई या निंदा जैसी बातों से अपना धैर्य नहीं खो सकते। इस प्रसंग के जरिए स्वामी विवेकानंद ने सीख दी, काबिलियत के साथ धैर्य रखने पर ही बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि धैर्य आपको अंदर से मजबूत और शांत रखता है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।